हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने एनसेट्स के बारे में पढ़ा था। तो अब उसी को कंटिन्यू करते हुए हम पढ़ेंगे एस्पिरिन के बारे में। तो एस्पिरिन का ही दूसरा नाम होता है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। तो इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो एक इरिवर्सिबल कॉक्स इनिबिटर होता है। ये COX-1 एंड COX-2 दोनों को इनिबिट करता है। एक हिट एंड रन ड्रग होता है, मतलब जब ये बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है तब भी इसका इफेक्ट बॉडी में शो करता है, क्योंकि ये एक इरिवर्सिबल इनिबिटर होता है और ये एक सुसाइड इनिबिटर होता है। तो अभी कॉक्स एंजाइम को इनिबिट कैसे करता है? तो जो एस्पिरिन होता है ये जो है तो अपने एसिटाइल ग्रुप से कोवेलेंट बॉन्ड बना देता है कॉक्स एंजाइम के साथ। तो ये जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं ये इरिवर्सिबल होते हैं नेचर में, जल्दी ब्रेक नहीं होते हैं। इसके यूजेस की बात की जाए तो इसके यूजेस डिपेंड करते हैं इसके डोज के ऊपर। तो इसके 3 डोज होते हैं, एक होता है लो डोज, दूसरा होता है मीडियम डोज और हाई डोज। तो जब हम इसको 75 to 325 मिलीग्राम में देते हैं तब इसको लो डोज कहते हैं। तो लो डोज पे ये एंटी प्लेटलेट इफेक्ट शो करता है। तो लो डोज पे क्या करता है, ये इनिबिट कर देता है COX-1 एंजाइम को। जो प्लेटलेट्स में हमारे COX-1 एंजाइम होते हैं ना, उनको इनिबिट कर देता है, जिसकी वजह से थ्रोम्बोक्सिन का प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाता है और प्लेटलेट का एग्रीगेशन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से एंटी प्लेटलेट इफेक्ट शो करता है। मीडियम डोज की बात करें तो ये जब हम इसको 325 मिलीग्राम टू 2 ग्राम के बीच में जब देते तो उसको हम मीडियम डोज कहते हैं। तो मीडियम डोज पे एंटीपायरेटिक होता है और एनाल्जेसिक होता है, लेकिन हम इसको मीडियम डोज पे अब यूज़ नहीं करते, क्योंकि जब भी फीवर आता है तो उसमें वायरल फीवर के चांसेस होते हैं, और जब भी हम एस्पिरिन को वायरल फीवर में देते हैं तो उससे हो जाता है रेस सिंड्रोम। तो रेस सिंड्रोम का रिस्क बढ़ जाता है, इसलिए हम इसको एंटीपायरेटिक की तरह यूज़ नहीं करते। हाई डोज की बात करें तो जब 2 से 5 ग्राम जब हम इसको देते तो उसका हाई डोज होता है, और हाई डोज पे ये एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट शो करता है। इसीलिए हम हाई डोज पे इसको जो है तो कावासाकी डिसीज़ में देते हैं। ये जो कावासाकी डिसीज़ होता है ये बहुत ही डेंजर कंडीशन होती है बच्चों में। इसमें जो है तो बच्चों का हार्ट डैमेज हो सकता है इन्फ्लेमेशन की वजह से, और इसी को हम जो है तो ड्रग ऑफ चॉइस होता है ये एक्यूट रिमेटिक फीवर में, क्योंकि इसमें भी इन्फ्लेमेशन हो जाता है। और इसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी देते हैं और रिमोटॉइड आर्थराइटिस में भी देते हैं, क्योंकि जो है तो रिमोटॉइड आर्थराइटिस में जॉइंट्स में जो है तो इन्फ्लेमेशन होता है। अब इसके मिसलेनियस यूजेस की बात करें तो ये डिक्रीज कर देता है रिस्क ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर को। तो एक कोलोरेक्टल कैंसर के रिस्क को कैसे डिक्रीज करता है? तो एक कंडीशन होती है, प्री मैलिग्नेंट कंडीशन होती है, फैमिलियल एडेनोमेटस पॉलीपोसिस। इसी को हम लिंच सिंड्रोम कहते हैं। वैसे तो प्री मैलिग्नेंट कंडीशन होती है, लेकिन ये बाद में जो है तो फुल फ्लेड कैंसर में कन्वर्ट हो जाती है, कोलोरेक्टल कैंसर में। तो जब हम एस्पिरिन को 2 से 3 साल देते हैं तो जो है तो ये कैंसर की कोलोरेक्टल कैंसर का रिस्क जो है तो कम हो जाता है। इसको हम नायासिन इंड्यूस्ड फ्लशिंग में भी देते हैं। नायासिन जो है तो एक हाइपोलिपिडेमिक ड्रग होता है, जिसका कॉमन साइड इफेक्ट होता है फ्लशिंग, तो उसमें हम एस्पिरिन देते हैं। एस्पिरिन को हम जो है तो एस इनिबिटर्स इंड्यूस्ड ड्राई कफ में भी देते हैं। एस इनिबिटर्स वो होते हैं जिनके एंड में प्रिल आता है, जैसे कि इनालाप्रिल, लिजनोप्रिल, कैप्टोप्रिल। तो जो एस इनिबिटर्स है ना, क्या करते हैं, ब्रैडिकाइनिन के लेवल को बढ़ा देते हैं, और ब्रैडिकाइनिन जो है तो प्रोस्टाग्लैंडिन के लेवल्स को बढ़ा देता है। तो इसलिए हम जो है तो इसमें एस्पिरिन को यूज़ करते हैं। अब इसके प्रिकॉशंस की बात करें तो इसको हम जो है तो अवॉइड करते हैं गाउट में, क्योंकि ये नॉर्मल डोज पे जब हम इसको गाउट में देते हैं ना, लेस देन 2 ग्राम के डोज में जब हम इसको गाउट में देते हैं ना, तो क्या होता है, ये जो है तो इंक्रीज़ कर देता है यूरिक एसिड लेवल को ब्लड में। लेकिन जब हम इसको हाई डोज पे देते हैं मोर देन 5 ग्राम, तो ये जो है तो ब्लड में यूरिक एसिड लेवल को डिक्रीज़ कर देता है। मतलब ये लो डोज पे जो है तो बैड फॉर गाउट होता है, और जो है तो हाई डोज पे जो है तो गुड फॉर गाउट होता है। लेकिन हम इसको हाई डोज पे यूज़ नहीं करते, क्योंकि ये टॉक्सिसिटी कराता है। अब इसको जो है तो चिल्ड्रंस में नहीं दिया जाता है, क्योंकि ये जो है तो रेस सिंड्रोम करा देता है। तो जब भी हम एस्पिरिन को चिल्ड्रंस में देते हैं वायरल फीवर में, तो क्या होता है, लीवर डैमेज हो जाता है।
तो जब लीवर डैमेज होता है तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, अमोनिया का लेवल बढ़ जाता है ब्लड में, और जब अमोनिया ब्लड में बढ़ जाता है तो जो है तो ब्रेन में वो जो है तो एक्यूमुलेट होने लगता है, जिसकी वजह से हो जाता है एंसेफेलोपैथी। इसलिए हम जो है तो एस्पिरिन को जो है तो नहीं देते इसमें। अब जो एस्पिरिन है ना, उसको हम जो है तो स्टॉप कर देते 7 डेज बिफोर सर्जरी, क्योंकि एक एंटीप्लेटलेट ड्रग है, और अगर ये कंटिन्यू किया हमने तो सर्जरी के टाइम पे ब्लीडिंग का रिस्क जो है तो बढ़ जाता है, इसलिए हम इसको नहीं देते 7 दिन पहले तक। तो ये याद रखना कि इसको 7 दिन पहले हम स्टॉप कर देते हैं। अब एक होता है सेम्टास्ट्राइड। तो ये जो सेम्टास्ट्राइड होता है ना, इसमें क्या होता है, जब भी कोई इंसान जो है तो एस्पिरिन को 2 से 3 साल तक जो है तो यूज़ करता है, तो इसके क्रोनिक यूज़ की वजह से क्या हो जाता है, एलर्जिक रिएक्शंस होने लगती है, जैसे कि ब्रोंकस में अस्थमा हो जाता है, और जो है तो नोज़ में जो है तो इथेमोइडल पॉलिप्स हो जाते हैं। तो ये जब एस्पिरिन, अस्थमा, ये जो तीनों मिला के बन जाता है सेम्टास्ट्राइड। अब बात करते हैं हम एस्पिरिन टॉक्सिसिटी की। इसी को हम जो है तो सैलिसिलिज्म कहते हैं। तो ये जो तो बच्चों में ज़्यादा कॉमन होती है, क्योंकि इसका जो टैबलेट्स का जो कलर होता है ना, वो पिंक होता है, और बच्चे इसको टॉफ़ी समझ के खा लेते हैं। तो इसका लीथल डोज क्या होता है, मतलब जिससे डेथ हो सकती है, तो होता है 500 मिलीग्राम पर kg। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो हेलुसिनेशंस होते हैं, हाइपोग्लाइसेमिया हो जाता है, ब्लीडिंग टाइम बढ़ जाता है क्योंकि एक एंटीप्लेटलेट ड्रग है, ऑटोटॉक्सिसिटी हो जाती है, मतलब ये टिनिटस हो जाता है, और जो है तो डीफनेस हो जाती है। उसी को हम सैलिसिलिज्म कहते हैं। इससे जो तो पेप्टिक अल्सर होता है, हमने इंसेक्ट्स वाले वीडियो में भी देखा था। और एस्पिरिन से जो है तो हाइपरथर्मिया हो जाता है। तो इससे हाइपरथर्मिया कैसे होता है, तो ये क्या करता है, अनकपलिंग कर देता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिससे जो है तो NADPH इन सब से जो है तो ATP बनता है। लेकिन जब इसकी अनकपलिंग हो जाती है ना, तो ATP बनने की जगह हीट बनने लगती है, इसलिए हाइपरथर्मिया हो जाता है। तो एस्पिरिन एक जो है तो एसिडिक ड्रग है। एसिडिक ड्रग है इसलिए क्या करता है, एस्पिरिन जो है तो स्टिमुलेट करता है हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर को, जिसकी वजह से हो जाता है हाइपर वेंटिलेशन। और जब भी हाइपर वेंटिलेशन होता है ना, तो हमारा CO2 वॉश आउट होने लगता है, और CO2 वॉश आउट होता है तो हो जाता है रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। लेकिन जो रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस होता है ना, रिवर्सिबल होता है, बहुत ही कम टाइम के लिए होता है। और जब एस्पिरिन, उसके बाद जो होता है एस्पिरिन जो है तो ब्लड में एक्यूमुलेट होने लगता है, जिसकी वजह से हो जाता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। और मेटाबॉलिक एसिडोसिस जो है तो इरिवर्सिबल होता है। तो इसको मैनेजमेंट क्या है इसका, इसको ट्रीट कैसे करते हैं, तो एस्पिरिन एक जो है तो एसिडिक ड्रग है, तो हम क्या करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट देते हैं, जो कि एक बेसिक ड्रग है। और आपको पता होगा कि जब भी कोई एसिडिक ड्रग बेसिक एनवायरनमेंट में जाता है तो जो है तो सॉल्युबल हो जाता है, वाटर सॉल्युबल हो जाता है, जिसकी वजह से वो जो है तो ईजिली जो है तो एक्सक्रीट हो जाता है यूरिन में। इसलिए हम एस्पिरिन की पॉइजनिंग में जो है तो सोडियम बाइकार्बोनेट को देते हैं। और अगर सीवियर पॉइजनिंग हो जाती है तो हम जो है तो हीमोडायलिसिस करते हैं। और ये सब के साथ हम जो है तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी देते हैं, जैसे कि डेक्सट्रोज देते हैं, हाइपरथर्मिया हो जाता है तो बॉडी को कूल करते हैं, गैस्ट्रिक लवाज देते हैं एक्टिवेटेड चारकोल से, ताकि जो अनएब्जॉर्ब्ड एस्पिरिन है ना, वो एब्जॉर्ब ना हो पाए। तो ये सब था एस्पिरिन के बारे में। तो ये सब याद करने के लिए ना एक न्यूमोनिक है, एस्पिरिन का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसके लिए एक न्यूमोनिक है, वो है एस्पिरिन। तो ए से आ जाता है एंटी प्लेटलेट थेरेपी, एंटीपायरेटिक इफेक्ट होता है इसका, एनाल्जेसिक होता है, एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट शो करता है। एस से आ जाता है ये जो तो सैचुरेशन काइनेटिक्स शो करता है, मतलब जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स जो होता है। और एक और इससे आ जाता है, इसका एंटीडोट होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। और पी से आ जाता है, हमने देखा था प्रिवेंट करता है कोलोन कैंसर को, और ये जो तो प्री एक्लेम्शिया को भी प्रिवेंट करता है। आई से आ जाता है कि इरिवर्सिबल इन्हिबिटर होता है COX-1 एंड COX-2 का। आर से आ जाता है रेस सिंड्रोम। आई से आ जाता है आयरन ट्रैपिंग, जिसकी वजह से पेप्टिक अल्सर डिजीज़ होता है। और एन से आ जाता है, हमने देखा था कि जो एनसेट्स होते हैं वो नेफ्रोपैथी कॉज करते हैं। और जो एक और एन से आ जाता है कि इसको हम जो है तो नाइसिन इंड्यूस्ड फ्लशिंग में। सो दैट्स ऑल अबाउट एस्पिरिन। इसके नोट्स जो है तो मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिए, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ जाके डाउनलोड कर सकते हैं।